नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल परसों हमने आपसे कहा था कि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आज कल परसों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। अब आज स्पष्ट हो गया कि कल चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। ऐसा लगता है कि 16 अप्रैल और उसके बाद ये चुनाव होंगे और 6 या 7 चरणों में चुनाव होंगे। कल ही आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव की तारीखें घोषित होते ही मंत्री, विधायक, सांसद सरकारी सुविधाओं का, गाड़ियों का, सर्किट हाउस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और जो सरकारी विज्ञापन अखबारों में छप रहे हैं, टीवी चैनल पर चल रहे हैं, वो सब कल दोपहर 3 बजे बाद बंद हो जाएंगे। और ये तब तक होगा जब तक कि आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, यानी कि चुनाव के नतीजे आने तक। चुनाव के नतीजे 20 मई से पहले आएंगे ऐसा लगता है। बाकी कल पता लगेगा चुनाव आयोग ने क्या तय किया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी 2, अब 3 हो गए, पूरा आयोग है मुख्य चुनाव आयुक्त सहित। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिसके संकेत आज मिले हैं। 2024 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कई विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। ऐसे संकेत मिले हैं कि इन सभी राज्यों के चुनाव की घोषणा भी कल हो सकती है तारीखों की, और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन जिलों में, इन राज्यों में अपना होमवर्क पूरा कर रखा है, ऐसा पता चला है। और जिस तरह हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बदला गया था, मनोहर लाल खट्टर को हटा करके उन्हें तत्काल लोकसभा का टिकट दिया गया और नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी आड़े ना आए लोकसभा चुनाव में। तो वो विधानसभा चुनाव के लिहाज से मैं बहुत एक तकनीकी बात आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में ड्यू है हरियाणा के चुनाव। 12 मार्च को शपथ लिए नायाब सैनी ने मुख्यमंत्री की, उस विधायक नहीं है, तो उनको 12 सितंबर से पहले यानी 11 सितंबर तक विधायक बनना है। और नियम यह है कि जब चुनाव में 1 साल बाकी रह जाता है तो उपचुनाव नहीं होता। यानी करनाल सीट से भले इस्तीफा दे दिया हो मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सीट से, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी देने की लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उस सीट पर भी उपचुनाव संभव ही नहीं है, क्योंकि कानूनन 1 साल से कम जब विधानसभा का आम चुनाव होता है बाकी, तो उपचुनाव नहीं होता है। इसलिए नायाब सैनी 12 सितंबर यानी 11 सितंबर तक चुनाव होना संभावित नहीं है इन ड्यू कोर्स। और फिर वो क्या 11 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या 11 सितंबर से पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे हरियाणा के। इस गुत्थी को मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि इस बात में यह संदेश छिपा है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और जानबूझकर हरियाणा में भाजपा ने जेजेपी गठबंधन को अपने साथ अलग किया है। अभी उसकी जरूरत नहीं थी अगर विधानसभा चुनाव नहीं करवा रहे होते तो। लेकिन इनका मानना है कि जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस 3-3 जाट हर सीट पे मिले और फिर बीजेपी के गैर जाट क्लीन स्वीप करते हुए निकल जाएं। ये स्ट्रेटेजी तय हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ कई विधानसभा चुनावों की भी घोषणा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के चुनाव भी होने हैं। आयोग वहां जाके आया, दौरा करके आया। जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ साथ झारखंड, जो अभी परिस्थिति बनी झारखंड में, सरकार गिराने की कोशिश हुई, न तो भाई वहां भी चुनाव होने ड्यू हैं। तो झारखंड में भी जब 6 महीने बाद चुनाव होने ही है तो क्यों ना अभी करा लें, क्योंकि भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, क्षमा करें, 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा दे रखा है। कोविड कमेटी की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसको लागू करना संभव नहीं है, संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। तो वो संविधान में संशोधन करने लायक सीटें मिल जाए, ये तो रहेगा नारा। और 1 नेशन 1 इलेक्शन के क्या फायदे हैं, कैसे कराया जा सकता है, ये प्रदर्शित करके दिखाने की कोशिश करेगा चुनाव आयोग। और वर्तमान जो हुक्मरान है देश के, उनको ये सूट करता है कि एक बार ये प्रेजेंटेशन हो जाए देश के सामने
कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो पहले एक साथ होते थे फिर से एक साथ कराने में क्या फायदा है, कैसी फिजा बनेगी, ये सब बताना चाहेंगे। इसलिए मुझे लगता है महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट स्टेट है, झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, उड़ीसा है और हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे कई स्टेट्स हैं। इसलिए चूंकि चंद्रबाबू नायडू का भी हाल ही में समझौता हुआ है, तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ कल हो सकता है कुछ विधानसभाओं के आम चुनाव की घोषणा भी एक साथ कराने की हो जाए। देखते हैं कल क्या होता है। आज अलवर की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ। धमाका तो कल ही हो गया था। डॉक्टर करण सिंह यादव जो कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कल ही अखबारों में अपना बयान दिया था मीडिया में कि उनकी राजनीतिक हत्या की है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह सफाई देते रहे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और संदीप यादव, आपको याद होगा, जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार बचाने में सहयोग किया था और अशोक गहलोत की सरकार बचाने वाले हर विधायक को वादा निभाकर टिकट दे दिया गया था, लेकिन संदीप यादव को नहीं मिला था। तभी माना जा रहा था कि तिजारा से संदीप यादव नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। पर जो पहले से विधायक बन गए ललित यादव, उनको टिकट दे दिया गया। संदीप यादव ने कहा मुझे हाशिए में फेंकने वाले लोगों का क्या हश्र होता है ये देखिएगा आप, ये भी मीडिया में कहा है। अलवर जिले की कांग्रेस के यादव समूह में फूट पड़ गई है ललित यादव को टिकट देने के बाद। बीजेपी में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जिला प्रमुख छिल्लर, बलवीर छिल्लर, जो जाट समुदाय से आते हैं, वो भी जो खासम खास हैं भंवर जितेंद्र सिंह के, वो भी कल इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह यादव, जिन्हें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एसएमएस अस्पताल में 30 साल अपनी सेवाएं देकर अस्पताल के अधीक्षक के पद से रिटायर हुए। इनकी सेवाओं की बहुत तारीफ होती थी सब जगह। हार्ट के सर्जन थे। इसके बाद कांग्रेस ने इन्हें पूरा मान सम्मान दिया, इन्हें सांसद भी बनाया, इन्हें विधायक भी बनाया कई बार। अब 79 ईयर्स की एज में इनको ये तकलीफ हो रही है कि इस बुढ़ापे में भी उनको मौका क्यों नहीं दिया गया, जवान आदमी को मौका क्यों दिया गया। तो मैं एक राजनीतिक समीक्षा के नाते इसकी एक समालोचना करना चाहता हूं कि क्या आप 30 साल सरकारी सेवा में रहकर आ गए, फिर कई बार एमएलए एमपी बन गए, तो क्या सिर्फ आप और आप यही चलता रहे एक लोकसभा एक विधानसभा क्षेत्र में? इस पर मैं एक सवालिया निशान खड़ा करना चाहता हूं। पूरी इज्जत बख्शते हुए उन्हें नई पीढ़ी के लिए, चाहे वो कैसी भी है, कोई भी है, कितनी बार उसको लड़ाया जाए चुनाव, किस पक्ष का इसमें नहीं जाना चाहता। मैं संदीप यादव से सहमत हूं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है कांग्रेस में। जब हारने की आशंका कई सिटिंग एमएलए की सामने थी, करौली में सामने थी, उसके बावजूद अशोक गहलोत ने यह कहकर सबको टिकट दिलवाए कि मेरी सरकार बचाने में योगदान दिया था, मैंने वादा किया, मेरा वादा निभाना है, और पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। तब संदीप यादव को रोका गया, तो संदीप यादव के साथ एक नौजवान चेहरे के साथ अन्याय हुआ, इसमें मैं सहमत हूं। लेकिन 80 साल की उम्र पर पहुंचने के बाद, इतनी बार एमएलए एमपी रहने के बाद, 30 साल सरकारी सेवा में रहने के बाद भी व्यक्ति के बीच ये इच्छा बाकी रह जाए कि उसे मौका क्यों नहीं दिया जाए, वो फिर सांसद बने, मेरे लिए थोड़ा सा ऐसी बात मुझे लगती है। मैं कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा, पर डेमोक्रेसी और नई पीढ़ी का स्थान लोकतंत्र में कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसकी चिंता भी बुजुर्ग होती हुई जाती हुई पीढ़ी को करनी चाहिए कि हम एक झंडा फहराता हुआ उनके हाथ में सौंप कर जाए। सब कुछ हमारे लिए हो, हम ही करें, हमारे अलावा कोई ना करे। पहले भंवर जितेंद्र सिंह के लिए होता था, अब ये करण सिंह यादव कहने लगे इस बात को। कल जो ज्वाइन करने वाले हैं उनमें मालाखेड़ा प्रधान वीरमती, उमरेन प्रधान दौलतराम और बीएल वर्मा, पूर्व वीसी जेपी यादव, पूर्व विधायक मेजर ओपी यादव की पत्नी कविता यादव और पुत्रवधू अंजलि यादव, और ऑल इंडिया यादव महासभा के महासचिव दिनेश यादव। कई जिला पार्षद भी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी कांग्रेस छोड़कर। तो कांग्रेस में कल एक बड़ा धमाका होगा, अलवर कांग्रेस में। लेकिन ऐसा मैं अब भी नहीं मान रहा कि कांग्रेस इस धमाके से टूट जाएगी और बिखर जाएगी, मैं नहीं मानता। मेरा आकलन यह है कि जो लोग महत्वाकांक्षी थे, जिन्हें महत्वाकांक्षा पूरी होती नजर नहीं आई, वो छोड़ के भले ही जा रहे हो, पर कांग्रेस का जो मे वोटर है, कांग्रेस का जो एससी वोटर है, टीकाराम जूली के साथ जुड़ा हुआ, भंवर जितेंद्र सिंह के साथ जुड़ा हुआ वोटर है, प्रत्याशी के साथ खुद के अपने इलाके में जुड़े वोटर हैं, ये ऐसी स्थिति नहीं है कि
क्लीन स्वीप हो जाए और भाजपा जीती चली जाए। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं। कल उन्होंने 370 फिल्म दिखाई अलवर के लोगों को, और अलवर के लोगों को मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में 370 देखने को मिलेगी हर टॉकीज में मुफ्त, ताकि अनुच्छेद 370, कश्मीर, इन सारे का वातावरण बनाया जा सके। बहुत प्लांट चुनाव लड़ रहे हैं भूपेंद्र सिंह यादव, जिसकी मेरे को जानकारी मिली है। इतना प्लांट चुनाव आमतौर पर राजनेता लड़ते नहीं है, तो वो बहुत ही वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से काम का वितरण करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ललित यादव को बहुत जोर आएगा उनका मुकाबला करने में। इसके बावजूद कांग्रेस की ये फूट जो भीतर थी बाहर आ गई है, और इस फूट के बाहर आने के बाद कांग्रेस किस रूप में निकलकर सामने आएगी अगले 2-3 दिन में पता लगेगा। उसके बाद हम अंदाजा लगा पाएंगे कि अलवर में नतीजा किस दिशा में जा सकता है। जरूरी नहीं उस दिशा में जाए ही जाए। जी सुनते हैं करण सिंह यादव ने क्या कहा। युवा अभी परिपक्व तो हूं, एमएलए का चुनाव जीत लिया, आपका एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रभाव है। जिले की बाकी 7 सीटों के ऊपर आपको लोग सिर्फ अखबारों के माध्यम से जानते हैं, आपका काम नहीं देखा है। विधायक तो आप अभी 2 महीने पहले बन करके आए हो, काम तो अब इन 5 सालों में लोग देखेंगे। 2 महीने पहले जीत के आओ, काम तो 5 सालों में लोग देखेंगे। ठीक है, उनका भी अपना तर्क है, लेकिन 2 महीने पहले जीत कर आए, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए, इसका क्या जवाब देंगे वो करण सिंह यादव। आइए अब आगे चलते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पंचायत राज मंत्री, आज बीकानेर दौरे पर थे। उन्होंने कई स्कूलों का निरीक्षण किया, गंदगी देखी, नाराज हुए और कहा पिछली सरकार ने बहुत बेड़ा गर्क किया, और उन्होंने वार कर दिया डोटासरा पर। कहा कि जो एसओजी और एसआईटी की जांच हो रही है वो आपकी तरफ बढ़ रही है और आपके आका की तरफ भी जा सकती है। आइए डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए क्या कहा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। थोड़ा इंतजार करो डोटासरा जी, थोड़ा इंतजार करो। धीरे धीरे ये एसओजी या एसआईटी बढ़ रही है आपकी ओर। तथ्य जो आएंगे और तथ्य सामने आएंगे तो आपको क्या, आपके कोई भी हो ना आका, उसको भी एसओजी छोड़ने वाली नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस की और बीजेपी की आने वाली लिस्टों की। बीजेपी की लिस्ट 18 तारीख को, 18 मार्च को फाइनल हो सकती है राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर। इस पर मशक्कत जारी है। जयपुर को लेकर भारी मशक्कत हो रही है, जयपुर शहर को लेकर, और कई चेहरे, कई ब्राह्मण चेहरे, सुरेश मिश्रा भी शामिल हैं, अखिल शुक्ला भी शामिल हैं, शैलेंद्र भार्गव का कल मैंने जिक्र किया था, अरुण चतुर्वेदी का मैंने जिक्र किया था, और ज्योति खंडेलवाल जो दिल्ली में हैं इस वक्त, पूरी कोशिश कर रही हैं कि वो महापौर रही हैं और जनरल इलेक्शन से महापौर बनी थी, तो वो भी अपना दावेदारी पेश कर रही हैं। और अभी ये भी तय नहीं है कि वर्तमान सांसद का टिकट कटने ही जा रहा है, ये तय नहीं है अभी। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि कट रहा है, लेकिन मैं अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसा तय हो गया है। कट सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसा अभी मानकर नहीं चला सकता। तो जो भी लोग रेस में हैं, अगले 2 दिन में उन्हें पता लग जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा। अभी 10 सीटों पर नाम आने हैं बीजेपी के, इनमें से 4 महिलाएं आ सकती हैं। मैं समझता हूँ जयपुर ग्रामीण में राखी राठौड़ का नाम है, टोंक सवाईमाधोपुर में नाम है, सोम्या गुर्जर का है, कर्नल बैसला की बेटी का सुनीता बैसला का है, और नाथ सिंह गुर्जर की पत्नी का है। इस तरह जसकौर मीणा की बेटी का नाम दौसा से सामने आ रहा है। तो जसकौर मीणा की बेटी, अर्चना मीणा शायद नाम है उनका, वो या कुललाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा, दोनों में से किसे समाकर बीजेपी मौका देगी, ये बात आगे देखने को मिलेगी। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। भीलवाड़ा है, अजमेर है, सविता केना का नाम भी अजमेर से आ रहा है, वो जिला प्रमुख रह चुकी है। तो अभी मशक्कत जारी है। कांग्रेस में भी 19 मार्च को सीईसी की बैठक होने जा रही है, और 19 मार्च को कांग्रेस के बचे हुए 15 नाम, वो 10 नाम बीजेपी का आ जाएंगे, उनका वेट करेंगे, उसके बाद संभवतः वो जारी करेंगे लिस्ट। इसके बाद अब आज मैं कांग्रेस की जब बात कर रहा हूं तो हमने पहले अलवर की बात की, कांग्रेस की टूट की, अब अलवर की ही बात वापस करते हैं कि अलवर में कांग्रेस में आज
टीकाराम जूली और जुबेर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और बहुत कुछ कहा। आइए सुनते हैं क्या कहा टीकाराम जूली ने। भंवर जितेंद्र सिंह दिख रहे हैं, जुबेर खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। देखिए, सुनते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमारा कैंडिडेट वो अलवर का है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है। बाहरी और लोकल का अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। और 5 साल के काम आज सारी जनता याद कर रही है और 10 साल से बीजेपी का राज रहा वो काफी ये जनता याद कर रही है। कांग्रेस का प्रत्याशी भाई ललित यादव अच्छे मतों से जीतेगा। मैं इतनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि हमें भी चुनाव का काफी अनुभव है। आज का चुनाव आज नहीं है, चुनाव हमारा कल से शुरू हुआ है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, कांग्रेस के लोगों को भ्रमित करने के माध्यम से जो माहौल बना रखा है, ये देखना आने वाले समय में 10-12 दिनों में ये माहौल बदलेगा, कांग्रेस के पक्ष में हवा चलेगी। तो देखिए, अलवर का घमासान शुरू हो गया है। अभी कई जगह घमासान देखने को मिलेंगे। आपको जोधपुर में भी घमासान देखने को मिलेगा, आपको चूरू और झुंझुनू में भी घमासान देखने को मिलेगा, और टोंक सवाईमाधोपुर में जब घोषित हो जाएंगे प्रत्याशी तब वहां भी घमासान देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी कल बज जाएगी दोपहर 3 बजे। उसके बाद दोनों तरफ के सभी उम्मीदवार अगले 2 दिन में हमारे सामने आ जाएंगे, सोमवार तक, मंगलवार तक समझ लीजिए। उसके बाद वास्तविक हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगेगी। किस उम्मीदवार के पांव तले जमीन है, कौन सा उम्मीदवार सिर्फ आला कमान के भरोसे है, कहाँ मोदी है तो मुमकिन है, कहाँ अनुच्छेद 370 और रामलला के नाम पर वोट पड़ने वाले हैं, और कहाँ कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के नाम पर या जाति समूहकरण के नाम पर या अपने प्रत्याशी की पकड़ के नाम पर, अपने आकाओं के नाम पर कहाँ कांग्रेस चुनाव को मांड पाती है, बना पाती है, मुकाबला बीजेपी का कर पाती है। और इस बार हैट्रिक चांस है, ऐसा अमित शाह कह गए थे कि हैट्रिक लगानी है। अब कांग्रेस जो 25 की 25 सीटें खुद लड़ेगी, रालोपा से समझौता नहीं कर रही, बाप से समझौता नहीं कर रही, क्या रालोपा के बाड़मेर के प्रत्याशी को तोड़कर अपनी तरफ से लड़ाएगी और हनुमान बेनीवाल को पर्दे के पीछे अपने साथ रखेगी? ये देखने वाली बात होगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।